नमस्ते, मेरा नाम रीतू है। मैं सत्यमूर्ति और अनुराधा सत्यमूर्ति की बेटी हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी बातें सिखाते हैं। मैं हमेशा अपने पापा की एक बात याद रखती हूँ, बुरा काम करने के लिए हमेशा सोचना पड़ता है, पर अच्छे काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। पर अफसोस, मेरे पापा आज मेरे साथ नहीं हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं भी पढ़ाई करूंगी और बड़े होकर कलेक्टर बनूंगी और लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करूंगी। ऐसा करूंगी तो पापा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। पापा, आपकी नन्ही परी हमेशा आपके असूलों पर चलेगी और एक ईमानदार ऑफिसर बनेगी। आई लव यू पापा। क्या वो तुम्हारी बेटी है? नहीं, वो इनके भाई की बेटी है। और ये तुम्हारा पति है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अभी तो एक भी नहीं। इट्स टू अर्ली। अभी हम नहीं चाहते। चुप, पगली कहीं की। तेरी उम्र में मेरे 4 गोलू मोलू बच्चे थे। तू एक से शुरुआत कर ले। माँ बनना औरत का धर्म है। झूठ बोला, अभी शादी नहीं हुई। तो क्या हुआ? जल्दी से शादी कर लो और फटाफट फैमिली प्लानिंग करो। सच कहूँ, तेरे होने वाले बच्चे बहुत सुंदर होंगे। बाय चाचू। बाय। एक पैरा कमांडो सही निशाना लगाने से कभी नहीं चूकता। वो तुम्हें मार सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो सच बोल रहा था। उसने जानबूझकर कब को गोली मारी थी। उसका मकसद क्या है? आखिर वो हमसे चाहता क्या है? क्यों कर रहा है ये सब? क्या उसके साथ इसमें कोई और भी है? और इज ही ट्राइंग फॉर सम एविडेंस? या फिर शायद वो मुझ तक पहुंचना चाहता है। कबीर को फोन करो। कोई खबर? नाके पे चाय पी रहा है। चाय पी रहा है? क्या चाय पी रहा है? He's setting a trap. He's setting a trap. He's setting a trap. कबीर को फिर से फोन करो। उसे कहो जल्दी से लौट जाए। No, do it! क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। फिर से ट्राई करो। फिर से करो, ट्राई अगेन। हेलो। कबीर, जल्दी वहां से निकल जाओ। मैंने कहा जल्दी वहां से निकल जाओ। बाकी बातें बाद में करेंगे। जल्दी करो। हमारे साथ पंगा लिया है उसने। हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। छोड़ूंगा नहीं। बॉस, इस सूट पे तो आप साउथ के हीरो लग रहे हो। आज तो मैं उसे आई लव यू बोलूंगा। सुनते ही वो फ्लैट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। आओ बैठो। नंदिनी। वो आती होगी, तुम बैठो ना, मैं कॉफी लाती हूँ। बॉस, रुक जाओ बॉस। क्या हुआ बॉस? मिलिट्री वाला प्यार की जंग भी जीत गया। वो उस फौजी से प्यार करती है। प्यार मेरे जैसे चिरकुट के लिए बना ही नहीं है। मैं स्टेशन जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने। मम्मी। सॉरी। ना, मैं उठाता हूँ। आपन नंदिनी छे। आहा, सुंदर। तुम्हारा नाम नंदिनी है।
और तुम्हारा? राज। हंसी मतलब हंसी। ये ले, एडवोकेट माचिस वाला के पास जा, मेरा नाम हरीश से राज करके आ। बॉस, आप इस लड़की के लिए फिर से अपना नाम बदलोगे? उसके लिए अगर मैं चमन चिंदी से हरीश बन सकता हूँ तो इसके लिए क्या मैं हरीश से राज नहीं बन सकता? दोस्त, इसे देखते ही दिल में बजने लगा है दिल का गिटार। उसका क्या? वो तो बीता हुआ कल है और ये आने वाला पल है। अबे थी तू मारी बकूड़ी। अब इन्हें कौन समझाए कि ये शक्ल से चमन चिंदी लगते हैं। ठीक है, अब कल्टी मारो। ओके भाई। क्या लाऊं साहब? आम आदमी उसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता। जेनेरिक मेडिसिन की सेम क्वालिटी होती है, पेशेंट पर उतना ही असर दिखाती है। जब पेटेंट खत्म हो जाए तो कोई भी कंपनी उस पेटेंट किए गए फॉर्मूले से दवाई बना सकती है, यानी कॉस्ट कम की जा सकती है। अगर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 1 महीने के 1.5 लाख लगते हैं, वहीं जेनेरिक मेडिसिन का 1 महीने का खर्चा सिर्फ 10,000 रुपए होगा। आप सोचिए गरीब आदमी का कितना फायदा होगा। अगर दवाई इतनी सस्ती मिलने लगे तो फिर कंपनी का क्या होगा? हमारे देश को फार्मास्यूटिकल्स हब ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया की 50 से 60% जेनेरिक मेडिसिन की सप्लाई इंडिया करता है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो अमेरिका, जापान और दुनिया के कई छोटे बड़े देश इंडिया से मेडिसिन नहीं मंगवाते। तो तुम्हारा कहना है कि इंडिया कई सारे देशों को जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करता है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये हमारे देश में क्यों नहीं है? सर, सन 2008 में भारत सरकार के सौजन्य से जन औषधि कैंपेन शुरू हुआ, मगर ये स्कीम सिर्फ कागजों में रह गई, इस पर अमल नहीं हुआ। आज ऐसी छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी और बुखार के लिए दवाइयां बहुत महंगी हैं। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे दवाई महंगी हो गई। मैं तो कहूंगा कि जेनेरिक मेडिसिन
हर शहर, हर गांव में गरीबों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। हेल्थ केयर सरकार का बेसिक मुद्दा है, तो लोगों को सस्ती दवाइयां मुहैया कराना भी उनका एक अहम मुद्दा होना चाहिए। और उसका सिर्फ एक ही हल है, सस्ती दवाइयां यानी जेनेरिक मेडिसिन। तुम जल्दी से ये प्रपोजल तैयार करो, इसका अप्रूवल मैं लूंगा। थैंक यू सर। मिनिस्टर अंजनप्पा ने वो रिपोर्ट ली और मेरे बॉस के साथ मिलकर एक बिजनेस डील की। थैंक यू भाई। मिनिस्टर को 100 करोड़ में सेट कर दिया। बड़े भैया। मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? गौर से सुनो कलेक्टर, मैं चाहता हूं कि तुम जेनरिक मेडिसिन के प्रोजेक्ट को भूल जाओ। मेरी बात सुनो, कंपनी मुझे शेयर्स दे रही है, चाहो तो तुम्हें भी माला माल बना दूं। तुम दूसरी फेल हो, फिर भी लोगों ने तुम्हें चुनकर अपना नेता बनाकर कुर्सी पर बिठाया, और तुम्हें उन लोगों की जरा सी भी परवाह नहीं है। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये जेनरिक मेडिसिन का प्रोजेक्ट पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। हर चीज की कीमत होती है। तू बोल, तू कितना लेगा? मुझे रिश्वत देने से बेहतर ये होगा कि तुम दवाइयों के दाम कम कर दो, लोग तुम्हें दुआ देंगे। क्या है कि हम इंडियंस जो है ना, फैमिली वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, जो कि आज खत्म होती जा रही है। बूढ़े माँ बाप बीमार हो जाए तो बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, भाइयों में दरार पड़ जाती, वो अलग हो जाते हैं, और इसकी सिर्फ एक ही जड़ है, और वो है उस बीमारी के इलाज का उनके पास पैसे ना होना। आज परिस्थिति इतनी बदतर है कि लोग चाहते हैं कि कल मरने वाला आज ही खत्म हो जाए, उसके इलाज पर खर्च होने वाला कुछ पैसा ही बच जाए। बहुत खूब, इन सबसे लोगों को तो फायदा होगा, मगर तुम्हें क्या मिलेगा? नेक काम करने से आत्मतृप्ति। तुम जैसे ईमानदार लोग आज सड़क पर भीख मांग रहे हैं, एक बार फिर सोच लो। बुरे काम करने के लिए सोचना पड़ता है, अच्छे काम सोचकर नहीं किए जाते। फुटपाथ पर पढ़कर डॉक्टर और आईएएस बना, दोबारा उसी फुटपाथ पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटूंगा।